हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 8 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है वर्ल्ड हेल्थ डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 7 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस साल इसके लिए थीम रखी गई है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। थीम आपको याद रखनी है। तो ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो एक्चुअली में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये 7 अप्रैल 1948 में स्थापित किया गया था। तो एक तो इसकी स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही इस दिन अलग अलग तरह की गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये अलग अलग तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज कराती हैं ताकि लोगों के बीच में हेल्दी हैबिट यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड अच्छी आदतों को प्रमोट किया जा सके। लोगों को बताया जाता है कि बुरी आदतों को छोड़ा जाए, अच्छी आदतों को अपनाया जाए ताकि वो एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके अलावा 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहली हेल्थ असेंबली को ऑर्गेनाइज कराया था और वहाँ पे डिसाइड किया गया था कि अब से हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाएगा। और सबसे पहला जो वर्ल्ड हेल्थ डे था ये 1950 में मनाया गया था। बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में और डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एथानम। नेक्स्ट अपडेट है इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द 1994 जेनोसाइड अगेंस्ट द तुत्सी इन रवांडा वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल। ओके, तो एक्चुअली में क्या है, रवांडा एक कंट्री है, वहाँ पे जो तुत्सी हैं, ओके, तुत्सी वहाँ का एक एथनिक ग्रुप है, ओके। तो हुआ क्या था एक्चुअली में 1994 में लगभग 100 दिनों के अंदर 8 मिलियन से भी ज़्यादा ये जो तुत्सी एथनिक ग्रुप है इनका नरसंहार किया गया था, इनका जेनोसाइड किया गया था। तो इन्हीं लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है 7 अप्रैल को। साथ ही यूएनजीए के द्वारा ये भी बताया जाता है लोगों के बीच में कि जो जेनोसाइड है कितना बड़ा क्राइम है और इसको रोका जाना चाहिए। लोगों के बीच में एजुकेशन भी फैलाई जाती है जेनोसाइड को रोकने के लिए। और सबसे पहली बार ये जो दिन था ये 2003 में अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 अप्रैल। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 6 अप्रैल को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? एक्चुअली में ये दिन मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो जो स्पोर्ट्स है इसको पूरे विश्व भर में शांति के लिए और विश्व का विकास करने के लिए काफ़ी अच्छा यूटिलिटी माना गया है। स्पोर्ट्स से ही अवेयरनेस को प्रमोट किया जा सकता है, टीम बिल्डिंग, इक्वालिटी, ओके, ये सब चीज़ें जो हैं इसको प्रमोट किया जा सकता है। इसके अलावा जो कठिन समय होते हैं, अलग अलग टाइप की जो क्राइसिस आते हैं, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें भी स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प देता है एंग्जाइटी हटा के और लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला के। तो इस कारण से विश्व भर में विकास और शांति में जो खेल का योगदान रहा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं आपको कि 6 अप्रैल को ही इस साल मनाया गया है वर्ल्ड टेबल टेनिस डे। ओके, ये दिन भी आपको याद रखना है, ये भी मनाया गया है 6 अप्रैल को, वर्ल्ड टेबल टेनिस डे। नेक्स्ट अपडेट है इंडिया होस्टेड मीटिंग्स ऑफ ब्रिक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। भारत ने ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक की मेज़बानी की है। तो अभी हाल ही में जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं, वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई और पेंडेमिक के कारण पूरी तरह से ये वर्चुअल मोड में हुई है। और इसकी अध्यक्षता की भारत ने, इसकी अध्यक्षता की गई नई दिल्ली से, ये याद रखिएगा। और पहली बार हुआ है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग है ये हो रही है। ओके, तो इसको भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यहाँ की निर्मला सीतारमन जी, साथ ही जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, दोनों लोगों ने मिलकर ज्वाइंटली रूप से अध्यक्षता की इस मीटिंग की। और यहाँ पे जितने भी ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज़ हैं वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने पार्टिसिपेट किया है
और एक बात और इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि 2021 में जो ब्रिक्स की अध्यक्षता है ये भारत के पास है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस मीटिंग में भारत ने जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में फाइनेंशियल कोऑपरेशन एजेंडा के बारे में बात की, किस तरह से जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं वो आपस में मिल के फाइनेंस के क्षेत्र में कोऑपरेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन किया गया। जो ब्रिक्स है यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ की बात करते हैं तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसी का शॉर्ट फॉर्म है ब्रिक्स। ओके, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2009 में, तब ये BRIC था। उसके बाद 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया तो ये बन गया ब्रिक्स। नेक्स्ट अपडेट है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्टेड 12.5% ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2021। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 12.5% की विकास दर का अनुमान लगाया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हाल ही में अपने डेटा शेयर किए हैं और पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि 2021 में जो भारत की इकोनॉमी है ये 11.5% की दर से बढ़ेगी। इसमें ग्रोथ रेट जो गया था वो 11.5% का अनुमान लगाया गया था और हाल ही में अच्छा रिस्पांस देखते हुए, रिकवरी देखते हुए उन्होंने अपना जो प्रोजेक्शन था उसको रिवाइज़ किया है और उनके अनुसार अब 2021 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें 12.5% की ग्रोथ रेट देखी जाएगी। इसके अलावा 2022 के लिए भी उन्होंने अपना अनुमान दिया है। 2022 में इन्होंने बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में 6.9% की वृद्धि देखी जाएगी। और उसके अलावा जो विश्व का आउटपुट है इसको भी एस्टिमेशन दिया गया है IMF के द्वारा। तो 2021 के लिए बताया गया कि वर्ल्ड आउटपुट जो है ये 6% की दर से ग्रो करेगा और 2022 में 4.4% की दर से ग्रो करेगा। बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में और 190 मेंबर्स हैं यहाँ की MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट अपडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज रियल GDP ग्रोथ टू बी 10.5% इन फिस्कल ईयर 2022। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 10.5 रहने का अनुमान लगाया है। तो अभी हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने अपनी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जारी किए हैं और इसमें कुछ स्टैट्स दिए गए हैं, एक एक करके ये देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट आपको सारे याद रखने हैं। ओके, तो जो रेपो रेट है इसको अनचेंज रखा गया है, ये है 4% पे। ओके, रेपो रेट है 4%। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। भारत में 2022 में जो रियल GDP ग्रोथ है भारत का ये प्रेडिक्ट किया गया है 10.5%, ये भी अनचेंज ही है, पहले भी इतना ही था। ओके, इसके अलावा जो CPI है 2022 के लिए इसको 5.1% प्रेडिक्ट किया गया है। MSF है 4.25% और बैंक रेट भी रखा गया है 4.25%। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर है शक्तिकांत दास जी जो कि 25वें गवर्नर हैं RBI के और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और अभी पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI में, तो एक डिप्टी गवर्नर हैं BP कानूनगो जी। ओके, BP कानूनगो जी ये अभी हाल ही में रिटायर हो गए हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है गुएन जुआन फुक स्वान इन एज प्रेसिडेंट एंड फाम मिन चिन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। गुएन जुआन फुक ने वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और फाम मिन चिन को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये हैं गुएन जुआन फुक, ये वियतनाम के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और अभी हाल ही में ये प्रेसिडेंट बन गए हैं। ओके, नाम याद रखिएगा, गुएन जुआन फुक बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट वियतनाम के और नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं फाम मिन चिन। ओके, इनका भी नाम आपको याद रखना है, फाम मिन चिन बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। तो जो वियतनाम है यहाँ की कैपिटल है हैनोई। ओके, और करेंसी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट अपडेट है वजोसा ओस्मानी सदरियू हैज़ बिकम द 7th प्रेसिडेंट ऑफ कोसोवो। वजोसा ओस्मानी सदरियू कोसोवो की 7वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। तो ये हैं वजोसा ओस्मानी सदरियू और हाल ही में ये कोसोवो की 7वीं राष्ट्रपति बनी हैं और ये भी याद रखिएगा कि कोसोवो की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। ओके, कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। बात करते हैं कोसोवो की, यहाँ की कैपिटल है प्रिस्टीना। प्रेसिडेंट बन गई हैं वजोसा ओस्मानी सदरियू। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के अल्बिन कुर्ती और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट अपडेट है रामकरण वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू गैबोन। रामकरण वर्मा जी को गैबोन में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रामकरण वर्मा जी प्रेजेंट में बात करें तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वहाँ पे भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हैं और अभी हाल ही में इनको
कॉन्गो के साथ ही साथ रिपब्लिक ऑफ गैबोन में भी भारत के अगले एम्बेसडर यानी कि राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। दोनों कंट्रीज़ के आपको नाम याद रखने हैं, कॉन्गो और गैबोन। कौन है? रामकरण वर्मा जी। बात करते हैं रिपब्लिक ऑफ गैबोन की, तो यहाँ की कैपिटल है लिब्रेविले। प्रेसिडेंट हैं अली बोंगो ओंडिम्बा। प्राइम मिनिस्टर है रोज क्रिस्टेन रपोंडा और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट अपडेट है तरुण बजाज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। तरुण बजाज जी को नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं तरुण बजाज जी। और बात करते हैं तो पहले ये भारत में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे और अभी हाल ही में जो भारत सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इनको अपॉइंट कर दिया है भारत के नए रेवेन्यू सेक्रेटरी यानी कि राजस्व सचिव के रूप में। ओके, और ये जो राजस्व सचिव हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं। उसके अलावा ये भी बता दूं आपको कि इन्होंने पद छोड़ दिया है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी का। तो जो नए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं ये बने हैं अजय सेठ जी। दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ओके, तरुण बजाज बने हैं नए रेवेन्यू सेक्रेटरी और अजय सेठ बने हैं नए इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। नेक्स्ट अपडेट है सुमन चक्रवर्ती सेलेक्टेड फॉर 30th GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सुमन चक्रवर्ती जी को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें GD बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये हैं सुमन चक्रवर्ती जी और ये IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में फैकल्टी हैं और हाल ही में इन्हें 30वें GD बिरला अवार्ड साइंटिफिक रिसर्च के लिए चुना गया है। और ये जो अवार्ड है ये 1991 में शुरू किया गया था और इनको ऐसे भारतीय साइंटिस्ट को दिया जाता है इस अवार्ड को जिनकी एज 50 साल से कम होती है और उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं एज अ कैश प्राइज़। नेक्स्ट अपडेट है एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज द बुक नीलम रानी माई मदर माई हीरो ऑथर्ड बाई अच्युता सामंत। एम वेंकैया नायडू जी ने अच्युता सामंत द्वारा लिखित पुस्तक नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो का विमोचन किया है। तो अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने अच्युता सामंत द्वारा लिखित एक पुस्तक का विमोचन किया है जिसका नाम है नीलिमा रानी माई मदर माई हीरो। ओके, तो नीलिमा रानी जो ये थी ये अच्युता सामंत की मदर थी और ये जो बुक है इन्हीं के मदर की यानी नीलिमा रानी जी की बायोग्राफी है और ये जो बुक है ये पब्लिश की गई है रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा। ओके, और रिलीज़ किया है एम वेंकैया नायडू जी ने। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपके इस पर लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइज़।